प्रत्येक संसदीय प्रणाली वाले देशों के संदर्भ में यह एक सामान्य प्रश्न पूछा जाता है कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है। वास्तव में मंत्रिपरिषद जिसमें सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, चाहे उनका पद कुछ भी क्यों ना हो। जैसे यदि हम भारत का उदाहरण लेकर अपनी बात स्पष्ट करें तो कह सकते हैं कि भारत में 3 प्रकार के मंत्रियों के रैंक हैं। एक कैबिनेट स्तर के मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार या उप मंत्री। इन तीनों प्रकार के मंत्री प्रधानमंत्री सहित अपनी संपूर्ण संख्या के साथ मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं और इसे अंग्रेजी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। लेकिन यदि हम केवल मंत्रिमंडल या कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट में कैबिनेट रैंक के मंत्री और प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। सामान्य व्यवहार में प्रशासन संबंधी समस्त निर्णय, नीतियां बनाने का काम, महत्वपूर्ण निर्णय लेने का काम, चाहे वह आंतरिक क्षेत्र में हो या विदेश नीति में हो, रक्षा के क्षेत्र में हो या वित्त के क्षेत्र में हो, यह संपूर्ण काम कैबिनेट ही करती है। कैबिनेट में चूंकि प्रधानमंत्री रहता है, वही संपूर्ण कैबिनेट की अध्यक्षता करता है और महत्वपूर्ण निर्णय उसी के नेतृत्व में लिए जाते हैं। जब कैबिनेट की बैठक होती है तो केवल कैबिनेट रैंक के मंत्री और प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री उपस्थित होते हैं। लेकिन जब संपूर्ण मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई जाती है तो कैबिनेट रैंक के मंत्रियों के अतिरिक्त राज्य स्तर के मंत्री या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार या उप मंत्री भी शामिल होते हैं। तो मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था है और उसी मंत्रिपरिषद से एक छोटी संस्था मंत्रिमंडल निकली है। मंत्रिमंडल ही महत्वपूर्ण निर्णयों को लेता है, वही मुख्य रूप से नीतियां निर्धारित करता है और वही अपनी जवाबदेही तय करता है। तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का यही एक अंतर है। अब हम बात करेंगे मंत्रिमंडल प्रणाली की विशेषता की। एक मंत्रिमंडलीय प्रणाली क्या क्या विशेषताएं रखती है, किन किन चीजों से उसे जाना जाता है, वो कौन सी परंपराएं या प्रथाएं हैं या वे कौन से स्थापित सिद्धांत हैं जो मंत्रिमंडल प्रणाली की विशेषताओं के रूप में जाने जाते हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज है वह है राजनीतिक एकता। मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें जितने भी मंत्री पाए जाते हैं वे सब किसी एक ही विचारधारा, किसी एक ही सिद्धांत पर सहमत होते हैं और ये जनता द्वारा चुनकर आते हैं। ये एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। ऐसा हो सकता है कि मंत्रिमंडल में अन्य विरोधी दल के लोगों को भी शामिल कर लिया जाए, जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध में चर्चिल ने अपने मंत्रिमंडल में जब क्लेमेंट एटली जो मजदूर दल के नेता थे उनके लोगों को शामिल किया, वहां राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की। या भारत की स्वतंत्रता के बाद जब नेहरू जी का प्रथम मंत्रिमंडल बना तो उसमें विपक्षी दल के लोगों को भी शामिल किया गया था। तो इसके अवसर बहुत ही कम आते हैं। प्रायः ऐसा होता है कि मंत्रिमंडलीय प्रणाली में राजनीतिक दल जिसे बहुमत प्राप्त होता है वह अपने ही राजनीतिक दल के लोगों को मंत्री पद देता है। ऐसा करने के पीछे कोई विशेष कारण नहीं है, केवल एक कारण है कि जो द्वंद्व और टकराव है, नीतियों को लेकर जो विरोध उत्पन्न होंगे उसको रोका जाए। यह राजनीतिक एकता मंत्रिमंडलीय शासन की विशेषता मानी जाती है। इसमें सभी लोग एक ही आवाज में बोलते हैं, सभी अपनी नीतियों और निर्णयों के लिए एक स्वर में बात करते हैं। नीतियां या निर्णय लेने के पूर्व विचार विमर्श होता है, सभी विचारों को सुना जाता है और फिर एक ठोस नीति बना दी जाती है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली की दूसरी विशेषता होती है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करते हैं। कोई भी नीतियां बनानी हो, कोई भी निर्णय लेना हो, यह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही लिया जाता है। मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमंडल में कौन लोग शामिल होंगे इसे प्रधानमंत्री तय करता है। मंत्रिमंडल की कार्यवाही के एजेंडे का निर्धारण भी प्रधानमंत्री करता है। वस्तुतः जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं ये व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री यदि चाहे या आवश्यकता पड़ने पर वह किसी भी मंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को मंत्री पद से हटा सकता है और उसके स्थान पर नए सदस्यों को मंत्री के रूप में शामिल कर सकता है। तो प्रधानमंत्री का मूल नेतृत्व है।
प्रधानमंत्री ही संपूर्ण नीतियां और निर्णय के लिए जिम्मेदार है, जवाबदेह है। मंत्रिमंडल में शामिल सभी मंत्री नीतियां या निर्णय बनाने के पूर्व प्रधानमंत्री से परामर्श अवश्य करते हैं। यद्यपि वे आपस में भी परामर्श करते हैं, लेकिन अंतिम जो निर्णय होता है नीतियां संबंधी या निर्णय संबंधी, वो प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री यदि न रहे तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। अतः प्रधानमंत्री की उपस्थिति ही मंत्रिमंडल के अस्तित्व का आधार है। यदि कभी किसी कारण से प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया हो तो फिर मंत्रिमंडल तुरंत भंग हो जाता है और फिर नए सिरे से चुनाव कराना पड़ता है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री राजा और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी होता है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी उसे राजा को देनी होती है। यद्यपि यह एक औपचारिकता मात्र है, लेकिन आज भी इसका पालन किया जाता है। यदि किसी विधेयक के संदर्भ में राजा को कुछ पूछना है या राजा को के मन में कोई जिज्ञासा है तो वह सीधे प्रधानमंत्री से ही पूछता है। प्रधानमंत्री उसकी जिज्ञासा को शांत करता है। या ऐसा भी हो सकता है कि राजा आने वाले विधेयक में या मंत्रिमंडल द्वारा सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों में कोई परिवर्तन चाहता है या विधेयक के प्रारूप के बारे में उसके मन में कोई संदेह है तो भी वह प्रधानमंत्री से सीधे बात करता है। तो इस प्रकार मंत्रिमंडल और राजा के बीच की जो कड़ी है वह प्रधानमंत्री है। यद्यपि ब्रिटेन में यह परंपरा स्थापित हो गई है कि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, लेकिन फिर भी राजा मंत्रिमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करता है तो केवल और केवल प्रधानमंत्री से। यद्यपि मंत्रिमंडल द्वारा जो विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रस्तुत किए जाते हैं, उन विधेयकों के प्रति जिम्मेदारी और जवाबदेही केवल मंत्रियों की ही होती है। लेकिन कोई भी विधेयक ब्रिटेन में विधि तभी बनता है या किसी भी संसदीय प्रणाली वाले देशों में विधेयक विधि तभी बनता है जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा सम्यक रूप से पारित किया गया हो और उसे राष्ट्र प्रमुख की स्वीकृति मिली हो। ब्रिटेन में भी हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पारित होकर कोई भी विधेयक राजा के यहाँ जाता है और राजा उस पर अपनी सहमति देता है और विधेयक विधि या कानून बन जाता है। लेकिन विधेयकों पर राजा के स्वीकृति का यह अर्थ नहीं है कि विधेयकों को लेकर राजा किसी भी तरीके से कहीं कोई जिम्मेदारी या कोई जवाबदेही लेता है। राजा तनिक भी जिम्मेदार नहीं है। विधेयकों के संदर्भ में संपूर्ण जिम्मेदारी और जवाबदेही ब्रिटिश मंत्रिमंडल की है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की है। इसीलिए ब्रिटेन में है यह कहा जाता है कि ब्रिटेन में राजा कोई गलती नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही है नहीं। जो भी जिम्मेदारी और जवाबदेही है वह मंत्रिमंडल की है। इसीलिए सम्राट को प्रशासनिक उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए वह जिम्मेदार और जवाबदेह होगा। ब्रिटेन में यह परंपरा स्थापित की गई है और यह मंत्रिमंडलीय प्रणाली की तीसरी विशेषता बन जाती है कि मंत्रियों का जो भी दायित्व है, जो भी उनकी जिम्मेदारी है, वह हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति सामूहिक रूप से होगी। यदि एक मंत्री भी हाउस ऑफ कॉमन्स को यह अधिकार मिला हुआ है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को भी अधिकार मिला हुआ है कि वह मंत्रियों से उनके दैनिक प्रशासन से संबंधित, उनके विभाग की नीतियों से संबंधित, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के प्रति प्रश्न पूछे, या यदि कोई ऐसा विषय उपस्थित होता है जो जनता के व्यापक महत्व का है तो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न संबंधित विभाग के मंत्री से पूछ सकता है। यदि वह मंत्री या कोई एक मंत्री भी यदि सदन द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता या सदन ने उसके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दिया है किसी एक मंत्री के प्रति भी, तो इसका अर्थ ये होगा कि संपूर्ण मंत्रिमंडल को उत्तरदायित्व लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। यही सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत मंत्रिमंडलीय प्रणाली की एक अद्भुत विशेषता है। वस्तुतः जब हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी भी राजनीतिक दल का बहुमत होता है तो उसी बहुमत के आधार पर वह अपना मंत्रिमंडल बनाता है, वह अपनी सरकार बनाता है। यदि मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाए, चाहे वह एक मंत्री के विरुद्ध ही क्यों न हो, या कोई ऐसा विधेयक जिसे किसी मंत्री ने प्रस्तुत किया है और वह हाउस ऑफ कॉमन्स में पास न हो, वह विधेयक वहीं गिर जाए, या उस विधेयक
को पास होने के लिए जो अपेक्षित मत चाहिए हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों का वह न मिले, तो इसका सीधा अर्थ यह है कि सरकार ने अर्थात मंत्रिमंडल ने हाउस ऑफ कॉमन्स में अपना बहुमत खो दिया है और बहुमत खो देने की स्थिति में समूचे मंत्रिमंडल को एक साथ त्यागपत्र देना होगा। जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली की चौथी विशेषता है वो यह है कि गोपनीयता। मंत्रियों को मंत्रिमंडल की बैठकों में या मंत्रिपरिषद के बैठकों में लिए गए निर्णयों को तब तक गोपनीय रखना होता है जब तक कि सरकार उस पर कोई अंतिम निर्णय न ले। मंत्रियों के बीच मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की बैठकों में होने वाले वाद विवाद को बाहर या प्रेस में या जनता के सामने नहीं रखा जाता। मंत्रियों के बीच आपस में नीतिगत मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब कोई नीति अंतिम रूप से मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है तो उस नीति के बारे में प्रश्न उठाना किसी भी मंत्री के अधिकार में नहीं है। अधिकार शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ और यह उसका कर्तव्य भी है कि वह नीतिगत प्रश्नों पर जहां अंतिम निर्णय हो चुका है उस पर कोई विवाद उत्पन्न न करे। यदि कोई मंत्री नीतिगत प्रश्नों पर विवाद उत्पन्न करता है तो इसका सीधा अर्थ यह है कि वह अपने पद को खतरे में डाल रहा है। इस बात की अधिक संभावना है कि ऐसे मंत्री से प्रधानमंत्री छुटकारा पाना चाहेगा और उस मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली की एक अन्य विशेषता गोपनीयता है। मैंने कई बार चर्चा की मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व की। यह उत्तरदायित्व तय कैसे होता है? मैंने कहा कि मंत्रिमंडल की जो जवाबदेही है वो हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति है। हाउस ऑफ कॉमन्स इस जिम्मेदारी या इस उत्तरदायित्व को सुनिश्चित कैसे करता है? मंत्रियों से प्रश्न पूछ के, पूरक प्रश्न पूछ करके, उनके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पास करके, कटौती प्रस्ताव पास करके, अविश्वास का प्रस्ताव पास करके आदि तरीके से मंत्रिमंडल को हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति जवाबदेह बनाया जाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति जवाबदेह बनाने का एक अर्थ यह भी है कि जो मंत्री हैं वे जनता के चुने गए प्रतिनिधियों के प्रति जिम्मेदार हैं और इस प्रकार से उनकी जिम्मेदारी अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति हो जाती है। यह सामूहिक उत्तरदायित्व और का सुनिश्चयन हाउस ऑफ कॉमन्स अपने अधिवेशनों में प्रतिदिन करता है। इसीलिए किसी भी मंत्री को किसी विधेयक पर बोलने से पहले खूब तैयारी करनी होती है, संभावित प्रश्नों के उत्तर तलाश कर रखने होते हैं। फिर भी यदि कभी कोई मंत्री अपने विभाग से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में अपने को असफल पाता है या अन्य मंत्रियों को लगता है कि वह पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो सारे मंत्री उसके बचाव के लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एक भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने का मतलब कि पूरे मंत्रिमंडल को एक साथ रिजाइन देना होगा, त्यागपत्र देना होगा, अर्थात सरकार चली जाएगी और नए सिरे से चुनाव कराने होंगे। तो यह सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना संसदीय लोकतंत्र का प्राण है और इससे संसदीय लोकतंत्र अपने रोजमर्रा के जीवन में ऑक्सीजन प्राप्त करता रहता है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली की एक अन्य विशेषता यह है कि मंत्रिमंडल में जितने भी सदस्य होते हैं, मंत्रिपरिषद में जितने भी सदस्य होते हैं या जो भी लोग मंत्री पद धारण किए हुए हैं, उन्हें संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य अवश्य होना होता है। ब्रिटेन में या तो कोई मंत्री हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होगा या तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का। यदि कोई मंत्री लंबे समय तक संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है तो फिर वह पद उसे छोड़ देना होगा। ब्रिटेन में यह अवधि 6 महीने की है। भारत में भी यह अवधि 6 महीने की है कि यदि 6 महीने के भीतर मंत्री पद धारण किया हुआ कोई व्यक्ति यदि संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं बनता तो उसे मंत्री पद छोड़ना होगा। तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली में जितने भी मंत्री होंगे वे अनिवार्य रूप से संसद के या तो प्रथम सदन भारत में भी और ब्रिटेन में भी दोनों जगह संसद के किसी न किसी सदन के सदस्य अवश्य होंगे। यदि वे नहीं हैं तो 6 महीने के भीतर उन्हें सदन की सदस्यता अवश्य ग्रहण करनी होगी, अन्यथा की स्थिति में वे मंत्री नहीं बने रहेंगे।